सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी को जैन रोजगार क्लासेस में करंट अफेयर के टॉपिक में करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि जब हम लोग करंट अफेयर की बात करें तो आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक को लेते हैं और वह बर्निंग टॉपिक है कि भारत पर अमेरिका के द्वारा यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया। यानी टैरिफ का मतलब होता है कि भारत पर एक तरह से कह सकते हैं टैक्स लगाई गई है। यानी आज हम बात करेंगे कि जो भारत पर अमेरिका के द्वारा जो 25% का जो टैरिफ लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा, ये आखिर 25% है क्या। और यदि मान लिया जाए, पहले हम लोग इसे ग्राफ तैयार करते हैं। हमारा आज का हेडिंग रहेगा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 25% का टैरिफ, 25% का टैरिफ। यानी यदि हम भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें, हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। मुस्कान सिंह जी गुड मॉर्निंग। तो बेटा सबसे पहले हमारा ये जो अमेरिका है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक टैरिफ जो है, टैरिफ को लेकर के हम इसकी परिचय की बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर अमेरिका जो 25% जो इन्होंने टैरिफ लगाने की बात जो किया है, ये 25% टैरिफ लगाने से यदि मान लिया जाए कि भारत पर इम्पोज कर दिया, एक्चुअली 1 अगस्त पिछले दिन से इम्पोज हो चुका है, लागू हो चुका है। तो इससे हम देखेंगे कि यदि इम्पोज हुआ है तो इस इम्पोज से यानी इससे जो प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात करें या अमेरिकी हम व्यापार की बात करें या हम अपने भारत की जो क्षेत्र होगा, तो भारत के जो क्षेत्र होंगे, ये दोनों पर आखिर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इस प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट ये होगा कि बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह कहा जाता है कि जो भी ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स का मतलब होगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स कंट्री पर इन्होंने कहा है कि उन पर एक एडिशनल जो होगा, उन पर एक एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा या कह सकते उन पर एडिशनल एक दंड लगाया जाएगा, यानी एक जुर्माना की बात किया जा रहा है। तो आज ये सारे चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, सारे चीज़ों को समझना है कि आखिर अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ की बात किया जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके आधार पर ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज यदि भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय यदि देखा जाए, तो दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय हमारी व्यापार है, यह द्विपक्षीय व्यापार अभी कितना डॉलर का है, कितना बिलियन डॉलर का है। और यदि मान लिया जाए कि ये प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अभी भी अमेरिका की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इस बातों को रखते आ रहे हैं कि जो भी ब्रिक्स देश हैं, जैसे भारत जो है सबसे ज़्यादा रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध होता है, तो यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत जो है सबसे ज़्यादा रसिया से जो है भारत कच्चा तेल खरीदता है। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है और चिड़चिड़ा गया है। और क्योंकि अमेरिका की यदि हम पॉलिसी की बात करें तो अमेरिका की पॉलिसी है अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो जैसे उसका जो नेशन की बात किया जाए तो नेशन इंट्रोडक्शन फर्स्ट आता है। तो ऐसे परिस्थिति में मान लिया जाए कि यदि भारत रसिया से लगातार कच्चा तेल खरीदता है, सस्ते दामों पर खरीद रहा है, तो आखिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत जो है दुनिया के लगभग 56-57 देशों के साथ वॉस्ट्रॉक अकाउंट भारत ने खो रखा है। तो जो वॉस्ट्रॉक हमने अकाउंट जो खोला है, वॉस्ट्रॉक अकाउंट के माध्यम से अमेरिकी जो डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जो कि किसी भी प्रकार के जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको डॉलर की ओर जाना होता है। तो डॉलर को लेकर के भारत सरकार ने वॉस्ट्रॉक अकाउंट जो नया खोला, और हम अपने जो हमारा एक डोमेस्टिक जो हमारा करेंसी होता है और जिस देश के साथ हम व्यापार करते हैं उनके जो करेंसी होते हैं, ये दोनों आपस में करेंसी में ही कर सकते हैं, विनिमय कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं डॉलर की इसमें कोई पहचान और डॉलर की कोई जगह नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हो सकता है इससे भी समस्या आया होगा। अमेरिका को लग रहा होगा कि हमारा डॉलर जो है कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है भारत के द्वारा, और भारत आखिर इस पर क्या क्या एक्शन लेंगे, ये सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसको इंट्रोडक्शंस की बात करें तो ये हमारा भारत और अमेरिका, ध्यान देंगे, भारत वर्सेस अमेरिका हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक है। और इसमें हमारा मेन जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, इसमें हमारा टैरिफ है, ठीक है, टैरिफ एट द रेट ऑफ 25%। और ये जो 25% हमारा टैरिफ की जो बात की है,
यह 1 अगस्त, ध्यान देंगे, 1 अगस्त 2025 से ये अमेरिका के द्वारा लागू कर दी गई है, यानी भारत पर लगा दिया गया है। तो सबसे पहली बात देखा जाए कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, ध्यान देंगे, अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इन्होंने यह घोषणा किया कि हम भारत पर जो है अलग से 25% का हम लगाएंगे टैरिफ। तो मायने सी बात है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने 30 जुलाई 2025 को घोषणा किया। कब? 30 जुलाई 2025 को इन्होंने घोषणा किया कि भारत जो है भारत पर 25% का टैरिफ जो होगा, ये 25% का टैरिफ 1 अगस्त, ध्यान देंगे, 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। और इस तरह से आज आपको पता है कि आज 2 अगस्त हो चुका है, यानी भारत पर जो है ये ऑलरेडी 25% का जो टैरिफ है ये भारत पर इम्पोज कर दिया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तो 25% लगेगा, इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त यानी एडिशनल कहेंगे, इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि दंड भी लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी इसको आप एडिशनल कह सकते हैं। भारत पर इन्होंने कहा है कि एक हम एडिशनल उन पर पनिशमेंट भी लगाएंगे। ठीक है, और आगे चल करके और भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक गतिविधियां होगा इसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां हो सकती है। अब मायने सी बात है कि जो 25% के अलावा जो हम अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, यानी जो एडिशनल पनिशमेंट जो लगाई जाएगी, यहाँ पर एक चर्चा डायरेक्ट रूपों से देखा जाए तो अमेरिका ने कह दिया है कि इसमें क्या होगा कि यदि भारत, और या कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ध्यान देंगे, जो ब्रिक्स कंट्री यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो हैं, ये सभी जो ब्रिक्स के जो सदस्य राष्ट्र हैं, तो सदस्य राष्ट्रों पर जो है एक एडिशनल या कह सकते अतिरिक्त जो दंड होगा, ये अतिरिक्त दंड लगाने की बात हो रही है, वह है ब्रिक्स देशों पर। यानी जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स के देश हैं, इनके ऊपर कहा गया कि साहब लगाई जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यू टैरिफ जो होगा या रेट जो होगा, तो न्यू टैरिफ का जो रेट होगा, यानी इसको आप दर कहेंगे, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 25% तो आपका एक तरह से टैरिफ हो जाता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकी प्रेसिडेंट हम कहेंगे। तो 25% का जो टैरिफ होगा ये आपका आयात शुल्क हो जाएगा। ध्यान देंगे, तो ये हमारा पहला तो आयात शुल्क हो जाएगा। आयात का मतलब आप जो इंपोर्ट कर रहे हो। और इसके साथ भी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है कि इसके अतिरिक्त जो होगा एक हम दंड भी लागू करेंगे, यानी अतिरिक्त हम इसमें दंड भी लिख देते हैं। ठीक है, तो एक अतिरिक्त जो होगा इस सभी से दंड लिया जाएगा। और ये अतिरिक्त जो दंड होंगे इस पे अभी तक अमेरिका ने स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर कितने प्रतिशत लेगा। इसका भी अभी हम कहीं ना कहीं आशंका जता रहे हैं। इस पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या इस पे स्टेटमेंट आता है, वो कितना लगाने की बात कर रहा है। लेकिन मोर और लेस यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट हो चुका है कि रूस से जो हम तेल खरीदते आए हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में 14 फरवरी 2022 से दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। और इस दौरान आप देखेंगे तो भारत जो है रसिया से सस्ते दरों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका का जो है अंदर से मिर्ची लगा हुआ होगा, क्योंकि उसकी डॉलर का कहीं ना कहीं हिसाब तो हो नहीं रहा है। हम तो रसिया के जो करेंसी है, रसिया के करेंसी में हम कर रहे हैं व्यापार। तो इन्होंने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो जो एक अतिरिक्त जो टैरिफ की हम बात करें, अतिरिक्त जो शुल्क होगा, इसको एक अज्ञात दंड के रूप में घोषणा किया गया। अज्ञात यानी जिसका किसी प्रकार का कोई नोन नहीं है, कोई उसके बारे में पता नहीं है। अब इस पे क्या फैसला आता है, जब फैसला आएगा तो इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसका विवरण का हम सभी का इंतजार होगा। भारत सरकार भी इसकी इंतजार कर रही है। जैसे ही अमेरिका की तरफ से जो एडिशनल हमारा इस पे जो टैक्स या कह सकते हैं पनिशमेंट की जो बात हो रही है, इस पर जैसे ही उधर से क्लियर होता है, उसके बाद भारत सरकार भी अपने देश की संप्रभुता, देश की जो हमारा सुरक्षा होगी और देश में हमारा जो MSME जो इंडस्ट्री है, इसको किस तरह से और ज़्यादा व्यवस्थित किया जाए, मजबूत किया जाए, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी कहीं ना कहीं फैसला लेगी। लेकिन अभी सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने कूटनीतिक दृष्टि को, जो हमारा एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन को कहीं ना कहीं हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम इस समस्या से निदान कर सकें। लेकिन इसमें भी कहा जाता है कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ, या आप याद रखिएगा रूसी तेल खरीदने वाले जो भी देश होंगे, जो भी रूस से तेल खरीदेंगे, उन पे कहा गया है कि 100% सेकेंडरी टैरिफ भी संबंधित हो सकता है। एक अंत यदि हम अनुमान की बात करें
तो यह अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है। अब अमेरिका के लास्ट जो स्टेटमेंट आएगा उस पर हम बात करें, लेकिन एक अनुमानता हम कर सकते हैं, जो एक एक्सपर्ट जो ग्रुप है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। तो यह दंड जो होगा, जो जैसा कि हम बता रहे हैं, तो न्यू टैरिफ के अलावा यदि हम बात करें तो इसमें जो न्यू हमने आयात या अतिरिक्त जो हम दंड की बात कर रहे हैं, तो अतिरिक्त दंड में कहा गया है कि यह दंड ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इतना तो याद रहेगा ना। तो यह जो आपका दंड जो लगेगी, यह दंड ब्रिक्स देशों पर 10%, ब्रिक्स देशों पर 10% लगने की संभावना है। जैसे रिजल्ट आएगा हम इस पे बात कर लूंगा, ठीक है। तो 10% अतिरिक्त टैरिफ जो होगा, जो भी ब्रिक्स कंट्री से आदान प्रदान करेंगे, व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित करेंगे, उन पर जो है 10% का अतिरिक्त इस पर टैरिफ लगाने की बात किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, या कर सकते हैं रूसी तेल, या यहां कर लो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का अनुमान है। यानी ओवरऑल स्पष्ट रूपों से आपको पता ही होगा कि रूस और अमेरिका के बीच में कोई आज नया विवाद नहीं है। जब आप देखेंगे तो जब वर्ल्ड वार हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1939 से लेकर के 1945 तक जब चला, जिसमें अमेरिका जो था नागासाकी और हिरोशिमा जो शहर थी, जब इन्होंने जापान के दोनों शहरों पर एटम बम गिराया, एटम बम गिराने के बाद जापान जो था उन्होंने दिवालिया, या कह सकते हैं जापान जब अपने आप को सरेंडर करता है और सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है, तो उसके बाद फिर आपने देखा था कि 1945 से लेकर के 1991 तक 1991 तक रूस और अमेरिका के बीच में जो था एक कोल्ड वार चला था। कोल्ड वार मतलब हुआ है शीत युद्ध, ठीक है। तो एक शीत युद्ध का जो दौर था, यह शीत युद्ध का दौर लंबे चली थी, जहां पर देखेंगे कि एक तरफ यूएसएसआर रहता था, उसी एक तरफ अमेरिका होती थी, और दोनों के बीच में यदि देखेंगे तो दोनों के बीच में एक 36 का जो आंकड़ा होता है, यानी 36 का आंकड़ा दोनों में चल रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में जो था एक विवादों का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं विचारधाराओं के विवाद चल रही थी। तो मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं कि उसके बाद आज भी अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था और अमेरिका अपनी व्यापारिक गतिविधि को कहीं न कहीं प्रतिस्थापित करने के लिए किसी प्रकार के कोई समझौता नहीं करता है। और आज भी कहीं न कहीं अमेरिका को एक खटकता है। यदि रसिया की हम बात करते हैं तो रसिया भी ये बातों को मानता है, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि जब आपने देखा कि यूक्रेन जो था वह नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था, तो रसिया ने डायरेक्ट उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि चुनौतियां दोनों के बीच में विकराल है। और भारत जो है, अब यहाँ पर यदि हम भारत की बात करें तो भारत खैर अलग अपनी रणनीति को अपनाया है। जहाँ पर भारत को देखिएगा तो भारत जो है, इंडिया हमारा जो है वो जापान के साथ भी 2+2 वार्ता कर रहा है, भारत अमेरिका के साथ भी 2-2 वार्ता कर रहा है। ध्यान देना एक बात, तब हम आगे बात करेंगे। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 वार्ता कर रहा है। 2+2 वार्ता यानी 2+2 जो डायलॉग होता है, तो भारत जो है मायने सी बात है अमेरिका के साथ भी 2+2 वार्ता कर रहा है, जापान के साथ कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। चूंकि आपको पता है कि जितने भी 2+2 वार्ता होते हैं, चाहे भारत अमेरिका, भारत जापान और भारत ऑस्ट्रेलिया, यह हमारा क्वाड के कंट्री है। क्या है? क्वाड देश है, ठीक है, या कह सकते हैं क्वाड के सदस्य हैं। और साथ ही साथ भारत जो है आपका 2+2 वार्ता भारत जो है रसिया के साथ भी करता है। तो इस बात को लेकर के भी अमेरिका को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कह सकते हैं ये परेशान करता है कि हमारे दुश्मनों के साथ भी भारत जो है अपने व्यापारिक गतिविधि के साथ साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मजबूत करने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? अब मायने सी बात है बाबू, अब इतनी स्पष्टता के साथ यदि देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये चीज़ों को भी समझने की कोशिश करनी होगी कि जब रूस और अमेरिका के बीच में विवाद होते हैं तो मायने सी बात भारत जो है, भारत अभी भी है, हम कहीं ना कहीं इंपोर्टिंग कंट्री अभी भी बने हुए हैं। तो इसको लेकर के यदि देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत होगी कि यदि हम बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में जो हमारा व्यापार होती है, यह रियल में देखा जाए तो अभी हमारी व्यापार कितनी का है। उसके बाद हम अमेरिका के राष्ट्रपति के आरोपों की हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या उनके आरोप हैं, क्या है नहीं है, उस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो भारत अमेरिका व्यापार संबंध पहले आप समझिएगा, ठीक है,
सबसे पहले पढ़ते हैं भारत अमेरिका व्यापार संबंध। व्यापार संबंध तब जाकर डेटा क्लियर होगी, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखो, भारत और अमेरिका के बीच में यदि देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में जो हमारा व्यापारिक संबंध रहे हैं वह हम कह सकते हैं कि 2024 की यदि बात करें तो 2024 में जो हमारा द्विपक्षीय, ध्यान देंगे द्विपक्षीय का मतलब बाइलैटरल, तो द्विपक्षीय जो हमारी व्यापार हुई है, यह द्विपक्षीय व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में जो टोटल हमारा हुआ है वह 129.2 बिलियन डॉलर का, कितना 129.2 बिलियन डॉलर जो हुआ है, बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार हुआ है। द्विपक्षीय यानी भारत और अमेरिका के बीच में मात्र 129.2 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार पहुंच गया है, जिसमें भारत का यदि देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारत का जो हमारा निर्यात है, निर्यात का मतलब हुआ कि भारत ने अमेरिका को जो अपना प्रोडक्ट को बेचा है या सौदा किया है, तो भारत लगभग कह सकते हैं कि 87 बिलियन डॉलर का जो है भारत जो है अमेरिका को अपने प्रोडक्ट दिया है। तो मायने सी बात है 129 बिलियन डॉलर टोटल हमारा व्यापार हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, जिसमें भारत जो है 87 बिलियन डॉलर दे चुका है। तो मायने सी बात है 2 बिलियन इधर हो जाएंगे, 9 में से 7 गया तो इधर भी 2 हुआ, 12 का 4, यानी अमेरिका से मात्र यदि देखा जाए तो अमेरिका से मात्र भारत ने आयात जो किया है, ध्यान देना, भारत जो आयात किया है अमेरिका से मात्र 42.2 बिलियन डॉलर का हमने आयात किया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के व्यापार में भारत का बैलेंस ऑफ जो पेमेंट हुआ, बीओपी जिसको आप बोलते हो, तो भारत का चाहे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें यानी भुगतान संतुलन आपने पढ़ा होगा, या हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड की यदि बात करें यानी व्यापार संतुलन की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो दोनों क्षेत्रों में देखा जाए तो 2024 में हमारे भारत के लिए अमेरिका जो रहा, तो भारत के लिए अमेरिका कहीं न कहीं एक सरप्लस के रूप में काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि 2024 में अमेरिका से हमारा जो व्यापार हुआ, तो अमेरिका से व्यापार में भारत लाभप्रद रहा है, लाभप्रद रहा है, ठीक है, क्योंकि इस समय भारत सबसे ज़्यादा सामान हमने बेच दिया और उन्हें आके यहाँ से मात्र 42 बिलियन डॉलर का हमने सामान लाया है। तो इससे प्रूफ होता है कि भारत जो है, भारत के लिए अमेरिका का जो बाजार था यह हमारे लिए सरप्लस था। हम कह सकते हैं कि अमेरिकी की मार्केटिंग हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। तो इस तरह से कहेंगे कि भारत जो है, इसीलिए अमेरिका का भारत के साथ ओवरऑल यदि देखिएगा साहब तो लगभग 45.7 अरब डॉलर का हमारा घाटा हुआ है। किसका? अमेरिका का हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी व्यापारिक गतिविधियों को देखिएगा तो हालांकि अमेरिका जो है, अमेरिका का भारत के साथ लगभग 45.7 बिलियन डॉलर का इसे घाटा हुआ है, ठीक है। और वहीं भारत को देखा जाए तो लगभग कह सकते हैं कि 42 पॉइंट जो भी होगा हमने इतना का हमने सरप्लस किया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फ़ायदा हुआ। और इस मुद्दे को ट्रंप बार बार उठाते हैं क्योंकि ट्रंप को ये दिमाग में कहीं न कहीं खटक रहा है कि भारत के साथ व्यापार कर करके अमेरिका जो है कहीं न कहीं लॉस का शिकार हुआ है। और यही जो है अमेरिकी जो राष्ट्रपति है, ठीक है, इस अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान देना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा है कि इतना बड़ा धांधली और इतना बड़ा हमारी घाटा जो भारत के साथ हो रही है, आखिर इसका हम क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे, इसका हम कंपनसेशन कैसे करेंगे। और इसी को देखते हुए आज अमेरिका जो है भारत पर हम कह सकते हो टैरिफ लगाने की बात किया है। इज इट क्लियर? अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो अप्रैल 2025 में हम बताऊंगा कि अप्रैल 2025 की यदि आप रिपोर्ट देखिएगा तो आपको मे भी याद होगा कि अप्रैल 2025 में ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत पर हम 27% का 27% का इन्होंने कहा था कि भारत पर हम एक रेसिप्रोकल जो होता है रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा किया था, ठीक है। 27% का रेसिप्रोकल, ध्यान देना, रेसिप्रोकल टैरिफ जो होता है
रेसिप्रोकल टैरिफ का घोषणा जो था, ये घोषणा किया था कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अप्रैल 2025 की बात है, जब इनके व्यापार में भारत के साथ लगभग 45.7 बिलियन डॉलर का जब इसको घटा होता है, तो भारत पे इन्होंने कहा कि हम इंडिया पे एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हुई, फिर इस पे लंबी बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद उन्होंने 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। कितना? 90 दिनों के लिए उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, सस्पेंड कर दिया था। किसको? तो ये जो इन्होंने कहा था कि भारत के पर हम 27% का जो हम टैरिफ, एक रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाएंगे, इसको उन्होंने 9 महीना तक के लिए रोक दिया था। लेकिन पुनः यदि देखा जाए, एगेन की यदि बात करें, तो एगेन 1 अगस्त से आप देखोगे तो 1 अगस्त 2025 से इन्होंने 25% इन्होंने टैरिफ लगाने की बात कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरी कहानी अब समझ में आ गई होगी कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी भी देश के साथ अपने व्यापार को घाटा नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी हो। वो अपना बाप का भी नहीं है, ऐसे समझो। अमेरिका अपनी बाप का भी नहीं है, अपने बाप से भी पैसा लेता है। और मायने सी बात हो, भारत के साथ व्यापार करेगा और भारत के साथ व्यापार करने में लगभग 45.7 बिलियन डॉलर का उसको लॉस हो जाए, वो कैसे सहेगा जो अपने बाप को भी नहीं पहचानता है? तो मायने सी बात है कि अमेरिका एक व्यापारिक देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति एक ओरिजिनल व्यापार है, एक ट्रेड है, एक मर्चेंट है। और वह मर्चेंट कभी भी इस तरह से, कोई भी जो व्यापार होते हैं, व्यापारी होते हैं, वह अपने लॉस नहीं जानता है। और इसी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका जो है ये खटक रहा था। खटकते खटकते उन्होंने अंतिम रूप से 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25% का उन्होंने टैरिफ लगा देता है। इज इट क्लियर हो गया? अब इस आधार पर मैं आपको बताऊं कि ठीक है, अमेरिका ने टैरिफ को लगाया, तो अब होता है भैया कि इन्होंने टैरिफ लगाया, तो अब इससे क्या क्या होगा? तो देखो, जैसा कि हमने बताया कि वो भारत पर 25%, उसके बाद अतिरिक्त हमने बताया कि उन्होंने शुल्क लगाया। देन उन्होंने कहा कि आप ब्रिक्स कंट्री के साथ यदि आप व्यापार करते हो, ब्रिक्स देश है, उन पे 10% लगाया। यदि आप रसिया के साथ कोई भी कच्चा तेल खरीदता है या व्यापार करता है, उस पर 100% लगाने की बात किया जा रहा है। अब होता है अमेरिकी राष्ट्रपति के आरोप क्या हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट एक स्टेटमेंट आता है, वो कहता है कि भारत का आयात शुल्क बहुत अधिक हो गया है। भारत का आयात शुल्क बहुत अधिक हो गया है। हम भारत से कोई सामान को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ रहा है, कह सकते बहुत ज़्यादा हमें टैरिफ देना पड़ा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने भारत में जो एप्पल के जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद करे। एलन मस्क के साथ उनका रिश्ता बहुत गंदा हुआ था जब एलन मस्क भारत में लॉन्च होने जा रहे थे। तो मायने इसी बात है, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसका साइंस हो, उसका टेक्नोलॉजी हो, उसका किसी भी प्रकार का जो एक इनोवेटिव आइडिया होता है वह किसी दूसरे देशों तक जाए। अमेरिका ये चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अपने आप को बनाता है। तो अब होता है, दूसरी बात हुआ कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार में अत्यधिक एवं आपत्तिजनक गैर मौद्रिक प्रतिबंध भी लगाए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसा कि हमने अभी बताया कि भारत जो है ऑलरेडी वॉस्ट्रॉक अकाउंट को हम आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अन्य देशों के साथ ही कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ यदि रिश्ता देखा जाए तो ऐसा नहीं कि भारत पर ही इन्होंने केवल 25% इन्होंने टैरिफ लगाया है या कह सकते एडिशनल इन्होंने पनिशमेंट की बात किया है, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की भी बात देखा जाए। जैसे जापान और यूरोप की बात करें तो जापान और यूरोपीय जो संघ है उनको इन्होंने 15% लगा दिया है। उसके बाद यदि आप देखें इंडोनेशिया और फिलीपींस को देखिएगा तो इन्होंने 19% लगा दिया है। तो हम इस रिपोर्ट को और आपको थोड़ा बृहद कर देता हूं, तो आप लिख सकते हैं कि भारत के अलावा अन्य देशों पर भी टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ लगाया गया है। थोड़ा इस डेटा को करो, भी आगे बात करूंगा। तो जैसे पहला इसमें देखा जाए तो हम जैसे जापान की बात करें तो जापान प्लस यदि हम यूरोपीय संघ की बात करें तो जापान और यूरोपीय संघ जो है इन पर एट द रेट ऑफ 15% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। कितना? 15% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। उसके अलावा यदि देखा जाए इंडोनेशिया और फिलीपींस की यदि बात किया जाए तो इंडोनेशिया और फिलीपींस की यदि बात करें तो इंडोनेशिया और फिलीपींस पर ये जो है अमेरिका जो है एट द रेट ऑफ 19% का इस पर टैरिफ लगा दिया गया है, यानी इनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तीसरी महत्वपूर्ण यदि देखा जाए तो वियतनाम पर देखिएगा
तो वियतनाम पर इन्होंने एट द रेट ऑफ 20% का इन्होंने टैरिफ लगाया है, यानी वियतनाम पर इन्होंने 20% का टैरिफ लगा चुके हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि आज दुनिया के अन्य जो देश हैं इनके साथ व्यापारिक गतिविधियों को करने में अपने आप को असमर्थ होते जा रहे हैं, या कह सकते अनुकूल अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भारत पर इन्होंने 25% लगाया है। तो मोटा मोटी तौर पर यदि देखा जाए तो जापान, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम से कहीं न कहीं अधिक भारत पर इन्होंने टैरिफ लगाया, जो कि 25% है। वहीं यदि हम पाकिस्तान पर भी देखा जाए, तो यदि हम पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान पर भी इन्होंने एट द रेट ऑफ देखेंगे तो लगभग 19% का प्रतिबंध लगाया। वहीं यदि भारत पर देखा जाए तो इन्होंने 25% का प्रतिबंध लगाया। यानी इस डेटा से यह स्पष्ट होता है कि लगभग इन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर भी लगाया है, लेकिन भारत पर एक कठोर यदि देखा जाए तो भारत पर कठोर आप कह सकते हैं टैरिफ जो है, ये भारत पर कठोर टैरिफ को इम्पोज किया गया है अमेरिका के द्वारा। इज इट क्लियर? अब होता है कि यदि ऐसा होता है तो भारत की प्रक्रिया क्या होगी? तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार पूर्ण रूप से अभी वॉच एंड वेट के स्थिति में बनी हुई है। भारत अभी ये देखना चाहता है कि हमारा कौन कौन जो क्षेत्र होंगे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, अमेरिका और क्या कर सकता है, और हमारा कौन कौन क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अभी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत की जो वाणिज्य विभाग जो है, यह ये चीज़ों को भी कहीं ना कहीं अध्ययन कर रही है, कह सकते हैं वेट एंड वॉच की नीति पर भी काम कर रही है। और उसके बाद जैसे ही अमेरिका के द्वारा एडिशनल की बात होगा, उसके बाद भारत जो होगी इस पर किसी प्रकार के अपने कदम उठाएगा। इज इट क्लियर? अब होता है कि साहब ये सभी तो प्रक्रिया होते रहेंगे, अब आखिर भारत पर संभावित प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेंगे आपको जानना होगा। तो ये डेटा आपको याद हो जाना चाहिए कि भारत पर तो इन्होंने भारत पर तो टैरिफ लगाया ही लगाया है। भारत के अलावा इन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर भी टैरिफ लगाया है, लेकिन अन्य देशों में यदि हम चर्चा करें तो अन्य देशों से सबसे ज़्यादा टैरिफ की जो मात्रा है या परसेंटेज है वो हमारा भारत पर लगाई गई है। जैसा कि पाकिस्तान पर 19%, जैसा कि इंडोनेशिया और फिलीपींस पर 19%, जैसा कि जापान, यूरोपीय संघ पर 15% और वियतनाम पर 20%, सभी से ज़्यादा 25% भारत पर लगाई गई है। तो इसके पीछे रीजन जैसा कि मैंने बताया कि हम रसिया के प्रति बहुत ज़्यादा हमारा झुकाव हो गया, बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के जो हमारा एक रेसिप्रोकल जो हमारा रिलेशन है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक हमारा बायलैटरल जो हमारा ट्रेड है, यह कहीं ना कहीं आसमान छूते जा रहा है। और यह जो है अमेरिका जो है, अमेरिका को कहीं ना कहीं खटक रहा है। समझ में आ रही है? क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया $15.7 बिलियन का अमेरिका का लॉस हुआ है साहब भारत के ट्रेड के साथ, क्योंकि भारत सरप्लस में जा रहा है, अमेरिका डेफिसिट में जा रहा है। अब होता है कि भारत पर संभावित प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, थोड़ा इस पे चर्चा करता हूं। तो देखो हेडिंग में डाल दो भारत पर संभावित प्रभावित क्षेत्र, यानी भारत के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर इसका हम कहेंगे कि एक प्रभाव पड़ेगा। देश की इकोनॉमी जो हमारी होगी, देश की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे आर्थिक प्रभाव, ठीक है। क्योंकि कल आपने देखा होगा आपका जो है IMF का रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 2025 के अंत तक भारत में या भारत का जो GDP ग्रोथ जो होगा, वो भारत का GDP ग्रोथ हमारा लगभग 6.4% रहने की संभावना है। तो उस पर भी हम चर्चा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर्थिक प्रभाव पड़ने वाले हैं, प्रभाव पड़ेंगे, और ये प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। हमारा जो आर्थिक वृद्धि दर होगा, ध्यान देना, तो हमारा जो इकोनॉमिक जो वृद्धि दर होगा, यह वृद्धि दर में लगभग कह सकते हैं 0.2 से लेकर के 0.5%, ठीक है, ध्यान देना, लगभग बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। 0.2 से लेकर 0.5% का प्रभाव पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी याद रखना है। यदि अमेरिका ने ऐसा सोच लिया होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम तहस नहस करेंगे, तो हम बता देते हैं कि भारत की GDP जो हमारा होगा, ये GDP पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था होगी सबसे ज़्यादा धराशायी होने वाला है, क्योंकि वहाँ से बड़े से बड़े जो इंडस्ट्री हैं, कंपनियाँ हैं, वह ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है बाबू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरी बात यदि देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं कैसे इसका प्रभाव जो होगा हमारा श्रम गहन जैसे क्षेत्र जो है, श्रम गहन,
तो इसका दूसरा प्रभाव हमारा जो होगा श्रम गहन जो क्षेत्र होगा, एक गहन क्षेत्र, जैसे आप कह सकते हैं जैसे आभूषण के क्षेत्र होता है, जैसे ज्वेलरी ये सब का जो मार्केटिंग हमारा होता है, क्योंकि सोना हम ज़्यादा लाते हैं, तो आप कह सकते हैं जो हमारा रत्न आभूषण होते हैं, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि जो रत्न आभूषण होते हैं, गहना जेवर, ये सब जो हमारा क्षेत्र होता है। उसके अलावा कह सकते हैं जैसे वस्त्र होता है, ऑटो पार्ट्स होते हैं, है ना, गारमेंट्स जो होता है, वस्त्र होता है आपका, ऑटो पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी ऑटोमोबाइल के भी पार्ट्स आप इसमें रख सकते हैं। तो ऑटो पार्ट्स आपको हो सकता है, स्टील हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ठीक है, स्टील आपका हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। ये सारे क्षेत्र पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। जब अमेरिका अपने रंगों को बनाया है तो इस रंग से हम कह सकते हैं थोड़ा सा जीडीपी पे प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। 0.2 से लेकर 0.5% का हमारा एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकती है, जहां पर मान के चलते हैं कि 6.7% हमारा चलने की उम्मीद थी, ये घट करके लगभग 6.4 पर भी बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू IMF देखा जाए तो ये रिपोर्ट को बताया गया है। निर्यात पर भी इसकी प्रभाव पड़ेंगे। दूसरी बात यदि देखा जाए तो इससे हमारा जो निर्यात होगा, ये निर्यात पर प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। जैसे निर्यात हम क्या करते हैं, अमेरिका तो हमसे खाद्य पदार्थ तो लेता नहीं, धान चावल आटा गेहूँ तो लेता नहीं है, तो मैंने इससे निर्यात पर क्या होगा, तो जैसे हम फल देते हैं, सिंपल सी बात है, हम फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तो अमेरिका और भारत का अमेरिका को निर्यात यदि देखा जाए तो 2024 में जैसा कि हमने बताया कि भारत अमेरिका को 2024 में $87 बिलियन, कितना, $87 बिलियन का हमने इससे निर्यात किया था। क्या किया था, हम 87 बिलियन का हमने अमेरिका के ऑलरेडी हमने निर्यात किया था। अब मायने सी बात है, तो जो हमने निर्यात किया था, प्रभावित क्षेत्र इसमें हमारा क्या होगा, तो जो भी हमारा ऑटो पार्ट्स होंगे, रत्न आभूषण वाले जो क्षेत्र होंगे, ये सारे जो हमने इनको निर्यात किया था, एक्सपोर्ट किया था, तो कहीं ना कहीं जो 87 बिलियन का हमने व्यापार जो किया था, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमने अभी पॉजिटिव चल रहे थे वह थोड़ा सा हमारे चुनौतियां बनने वाली होगी। उसके बाद इसमें देख सकते हैं तो 87 बिलियन में आपका ये सारे तो आएंगे, इसमें फार्मास्यूटिकल्स भी आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स जो होंगे, ये स्यूटिकल्स हो सकते हैं, जिसको आप दवाई कारखाना कह सकते हैं, दवा उद्योग आप कह सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेमी कंडक्टर की यदि हम बात करें तो हमारा सेमी जो कंडक्टर्स हो सकता है, ये सेमी कंडक्टर्स का जो क्षेत्र हो सकता है, इससे प्रभावित हो सकता है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि भारत के निर्यात के साथ साथ भारत की जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ होंगे, इस पर कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रतिबंध से, वो अमेरिका के टैरिफ के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकती है, मैं मान कर चलता हूँ। तीसरी बात, लागत में भी हमारी वृद्धि होगी, ठीक है। यदि हम थर्ड पॉइंट को देखें तो हमारा लागत में वृद्धि होगा, लागत में वृद्धि। अब लागत में वृद्धि कैसे होगी, जैसे मैंने सी बात है, कोई चीज़ हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है और अब अमेरिका के टैरिफ जैसे बढ़ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने कहा तो हर 25% इन्होंने बढ़ाया, तो जो भी हम किसी उस देश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हमारे क्या होगा कि जो हमारी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कह सकते हैं जो कंपटीशन होता है, तो यह 25% की वृद्धि से हमारे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ध्यान देना, तो यह जो है 25% की वृद्धि के कारण अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगा। और प्रतिस्पर्धा का अंग्रेजी बेटा कर लेंगे कंपटीशन, ठीक है। तो जो कंपटीशन होगा, इस कंपटीशन में अब वृद्धि हो जाएंगे। अब ये कंपटीशन में वृद्धि होने के कारण आप देखिएगा तो इससे चुनौतियां थोड़ा बहुत हमारी बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया के लिए इन्होंने 19% रखा, जैसे मान के हम चलते हैं कि वियतनाम के लिए इन्होंने 20% रखा, तो अब मैंने इस बात वियतनाम होगा या इंडोनेशिया होगा वो हमसे ज़्यादा खरीदेंगे। भारत पर 25% ज़्यादा लग गए हैं या 10%, 5% ज़्यादा लगे हैं, तो हमारे खरीदने की जो ताकत होगा यह अमेरिकी मार्केट में हमारी थोड़ा सा कम पड़ जाएगी। तो जिन पे टैरिफ कम लगा है वो ज़्यादा खरीदेंगे
और जिन पर टैरिफ ज़्यादा लगा है वो जिन पर टैरिफ कम लगा है वो ज़्यादा खरीदेंगे, और जिन पर टैरिफ अधिक लगा है वो कम खरीदेंगे। तो भारत पर टैरिफ ज़्यादा लगा, इसलिए भारत को खरीदने की क्षमता अमेरिकी बाजार में कम हो जाएगा। वहीं यदि देखा जाए तो इंडोनेशिया, वियतनाम, इस सब पे कम लगे हैं टैरिफ, तो उनको खरीदने की क्षमता अमेरिकी बाजार में, उनकी दबदबा जो होगी, उनकी दबदबा बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? अब इस आधार पर यदि हम एमएसएमई पर भी प्रभाव देखते हैं, क्योंकि हमारे भारत का एक मेरुदंड के रूप में हमारा एमएसएमई होता है, तो एमएसएमई पर यदि हम प्रभाव की बात करें तो मायने सी बात है, हमारा लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग होता है, तो हम अपने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की यदि बात करें साहब, तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से दृष्टि हम एक बार डालें तो चुनौतियां बनेगी। क्योंकि हमारे भारत में देखा जाए तो चाहे हमारा महाराष्ट्र होता है, हमारा गुजरात होता है, हमारा तमिलनाडु होता है और कर्नाटक होते हैं, यहाँ पर निर्यात के केंद्र में जो होता है, ये सारे हमारे निर्यात के केंद्र हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एमएसएमई पर हमारा मार्जिन का दबाव बढ़ता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बताया, इसमें हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के साथ साथ एक और राज्यों की आप बात करेंगे तो तमिलनाडु, उसके बाद आप यदि देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटक के निर्यात केंद्र इस पर कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा। ये मान के आप चलिए, यहाँ पर जो निर्यात के हमारे जो भी केंद्र होंगे तो केंद्रों पर प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ सभी जगह पे हमारा एमएसएमई का जो हमारा मार्जिनल जो होता है, ये मार्जिनल भी प्रभावित होगा। ठीक है, भी प्रभावित होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक घरेलू बाजार होगी, जो हमारा एक डोमेस्टिक इंडिजिनस जो मार्केट होगा, हमारे इंडिजिनस मार्केट में थोड़ा सा एमएसएमई यानी जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं, इसके जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट भी हमारे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे। तो ये एक हमारे लिए भी चुनौती बन सकता है। और उसके बाद हमारा उपभोक्ता व्यय भी बढ़ेगा। ध्यान देना, हम कह सकते हैं उपभोक्ता की यदि देखा जाए तो उपभोक्ता पर प्रभाव यदि हम बात करें तो भैया जब मायने सी बात है कि हमारा एमएसपी प्रभावित होगा, बाजार में कंपटीशन बढ़ जाएंगे, अमेरिका से हम प्रोडक्ट कम लाना शुरू करेंगे और भारत में उसकी डिमांड यदि मान लो बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं उसका जो प्राइस होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा कि अभी हमें जो कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं, हमारी भुगतान जो होगा, भुगतान संतुलन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिकी जो उपभोगकर्ता होंगे उनको भारतीय वस्तुएं, जैसे हम भारत के वस्तु की बात करें तो चाहे कपड़ा हो सकता है, चाहे आभूषण हो सकता है, चाहे मशीन हो सकते हैं, तो इसकी कीमतों में वृद्धि का सामना उनका करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लागत जो होंगे, लागत को ही बढ़ा देगी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो चुनौतियां बहुत बड़ी हो सकती है। ये सारे हमारे भारत में जो हैं ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और इस प्रभावित होने के कारण बहुत सारे चुनौतियां भी इसे निकल करके आने वाली है। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार और अमेरिका के बीच में इस पर वार्तालाप चल रही है, बातचीत हो रही है। आने वाले समय में जब इस पर पूरी की पूरी डेटा आ जाएगी तो हम लोग इस डेटा पर भी हम लोग बहस करेंगे। ऐसा नहीं है चुनौतियां बनेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मकता का भी नुकसान होगा। क्योंकि जो अमेरिका के बाजार है, अमेरिका के बाजार में भारत का अपनी जो कंपटीशन होगा जब कम होंगे, मायने से भारत के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर डिमांड अधिक मात्रा में होता है। और भारत पर उन्होंने टैरिफ जो लगाया है वो यही समस्या उसके लिए होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी जो होगी वो सबसे ज़्यादा डैमेज ये होगा कि भारत के पास जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए डिमांड ज़्यादा होगा और अब भारत जो है डिमांडें कम करेगा। तो उसका कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट जो होगा वो स्थिर में आ जाएगा या कसरत स्टैटिक मोड में आ जाएगी और इससे एक चुनौतियाँ बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बातों को करें तो इससे एक चुनौतियाँ और बनेगी और वह चुनौतियाँ होगी कि भू राजनीतिक जो हमारा दबाव होगा, ये भू राजनीतिक भी दबाव बनते रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अनेक प्रकार की चुनौतियाँ बनेगा। अब इसी के दौरान आप देखेंगे एक और हम रिपोर्ट आपको बता देता हूं। तो पिछले दिन आपने देखा होगा कि पिछले दिन आईएमएफ ने भारतीय या भारत की जो फिनेंशियल ईयर 2025-26 जो चल रहा है इसके लिए वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 6.4 कर दिया है। ठीक है, तो आईएमएफ, अगला पॉइंट है, आईएमएफ ने भारत की फिनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है, फिनेंशियल ईयर 2025-26 जो है 2025-26 के वृद्धि अनुमान 6.4% कर दिया। यानी आईएमएफ कह रहा है कि इस साल 2025-26 के अंत तक भारत का जो इकोनॉमी यानी जीडीपी का जो हमारा ग्रोथ रेट जो होगा
यह ग्रोथ रेट लगभग एट द रेट ऑफ 6.4% रहने का अनुमान है। क्लियर हुआ? यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज भी भारत की जो आर्थिक गतिविधियां होगा या इकोनॉमी जो हमारा ग्रोथ होगा वह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ग्रोथ रेट अभी भी माना जा रहा है। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो यही जो था अप्रैल 2025 में देखिएगा, तो अप्रैल 2025 में इन्होंने अनुमान लगाया था, यानी कहा था अप्रैल 2025 में कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा 2025-26 के अंत तक जो रहेगा यह भारत का मात्र 6.2% रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन अभी इसको देखिएगा तो इसमें वृद्धि किया है और वृद्धि कर करके बताया कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान 2025-26 में है। अब इस तरह से सोचिए कि अमेरिका यदि किसी प्रकार के कुछ भी कर ले तो अमेरिका के लिए चुनौती होगा। वहीं IMF ने 2026 और 27 के लिए भी इन्होंने अनुमान लगा दिया है और 2026-27 के लिए इन्होंने कहा है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाले हैं वो 2026-27 में भी यदि देखिएगा तो इसमें भी कहा है कि भारत को लगभग इसमें 0.1% का इसमें वृद्धि होगा और 0.1% वृद्धि कर करके है ना, लगभग 0.1% का जब वृद्धि होगा तो वृद्धि हो करके यह 6.5% होने की जरूरत है, या 6.5% भारत का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो होगी वह 2027 में अगले साल जो होगा ये ग्रोथ रेट 6.5% होने के अनुमान है। यानी आज भी हम इस आधार पे कह सकते हैं, ये तीनों रिपोर्ट के आधार पर हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि आज भी भारत जो है, भारत विश्व में सबसे तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि दर्ज करने वाला देश है। आज भी इस पूरे रिपोर्टों का अध्ययन करें तो रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आज भी भारत को कोई नहीं है माई के लाल जो भारत को रोक लेगा कि भारत को दुनिया रोकने वाली। तो इस रिपोर्ट के आधार पर यदि देखा जाए तो देशों के वृद्धि दर और तुलना पे आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एक हम लोग ऐसे करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल के माध्यम से एक साल में जो आने वाले जो इसमें रिपोर्ट हुई इस रिपोर्टों को हम लोग कर लेते हैं। तो एक तरफ ऐसे आप लिख लीजिएगा देश, ठीक है, एक तरफ आप देश लिख लीजिएगा, उसके बाद 2025 जुलाई अनुमान, 2025 में आप लिखिएगा कि जुलाई में अनुमान जो IMF ने लगाया है वह 2025 के जुलाई के अनुमान कितना प्रतिशत रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। उसके बाद 2025 के अप्रैल भी कर लीजिएगा। तो 2025 के जो अप्रैल था, ये 2025 के अप्रैल में क्या अनुमान लगाया गया था और अभी जो है IMF ने अपने अनुमानों में किस तरह से परिवर्तन कर दिया है, ये सारे चीज़ों को भी आपको जानने की ज़रूरत है। वहीं यदि देखा जाए तो फिर हम 2026 की बात करेंगे और 26 में जुलाई के अनुमान की आप बात कर लीजिएगा। फिर हो सकता है कि 2026 की यदि बात करें तो 2026 में आपका एक अप्रैल का भी अनुमान हो सकता है। तो 2026 के अप्रैल के लिए जो अनुमान लगाई गई है कि कौन सी देशों को कितना जो है रहने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पे चर्चा आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा हम करते हैं क्योंकि अभी हमने जैसा कि बताया कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कोई यदि दुनिया की अर्थव्यवस्था है तो वह अर्थव्यवस्था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। यानी भारत हमारा स्पीड की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप पर है। तो अभी बताया गया कि 6.4% रहेगी, जैसा कि 25 के हमने अप्रैल में आपकी बताया था कि इस समय इन्होंने 6.2% का अनुमान लगाया था, ठीक है। अब देखने वाली वह 2026 के यदि जुलाई की बात करें तो 2026 के जुलाई में भी 6.4% ही स्थिर लेकर के चल रहे हैं कि 0.1 को हम बहुत ज़्यादा नहीं मान के चल सकते हैं। और इसमें कहा गया कि आगे जाकर के 6.3 होने की संभावना है। दूसरे स्थान पर यदि देखा जाए तो भारत के बाद दूसरे स्थान पर सबसे तेज़ी से कोई अर्थव्यवस्था यदि पृथ्वी पर बढ़ रहा है तो उस देश का नाम है अमेरिका। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था का यदि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की देखा जाए, जो कि दुनिया का सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, जिसका लगभग $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो इसका जो है 1.9% अभी जो है वर्तमान में इसका आर्थिक वृद्धि दर जो है 1.9% है। पिछले बार इसका देखिएगा तो अप्रैल में मात्र 1.5%, इससे 0.4% का जो है इसको वृद्धि देखने को मिला है।
5 नहीं 8 कर लीजिएगा, 0.8% कर लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग 0.1% इसमें अभी जो है अप्रैल से लेकर के अभी तक 4 महीना में इसकी वृद्धि हुआ है। वहीं यदि देखिएगा तो अगला साल 2.0% रहने की अनुमान है जुलाई में, लेकिन यदि हम अप्रैल 2026 की बात करेंगे तो इस समय मात्र इसका 1.7% ही रहने का अनुमान है। क्लियर हो गई। अब होता है कि अमेरिका के बाद तो दुनिया का दूसरी अर्थव्यवस्था जो है उसका नाम है चीन, यानी सबसे तेजी से हमारा भारत होगा, दूसरा तेजी से अमेरिका है, सबसे तीसरे स्थान पर जो है चाइना है। तो चाइना का जो अभी यदि देखिएगा तो यदि हम जुलाई 2025 की बात करें तो जुलाई 2025 में इसका अभी देखा जाए तो ये 4.8% अभी इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई मतलब इस साल इसको रहने के अनुमान है। तो अभी 4.8% के एक अनुमान लगाई गई है, लेकिन पहले लगाया गया था 4.0% का यदि हम अप्रैल की बात करें, और 2026 की यदि बात करें तो 4.2 इसको रखा गया है, और अप्रैल में 4.0% भी रखा गया है। तो बाय द वे आपसे यदि पूछा जाए तो मुझे लगता है कि आराम से कुछ नहीं तो ये 3 देशों को तो याद करना पड़ेगा, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा हमारा भारत होगी। तो अभी हमारा भारत जो है यदि देखा जाए तो जीडीपी में भारत जो है दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। पहला यदि देखा जाए तो अमेरिका है, दूसरा यदि देखा जाए तो चाइना है, तीसरा देखा जाए तो आपका जर्मनी है, ठीक है, और चौथा यदि देखेंगे तो प्यारा भारत इंडिया हो चुका है, और पांचवा देखिएगा तो जापान हो चुका है, और छठी इकोनॉमी जो है इंग्लैंड हो चुका है। और इस तरह से भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था है, भारत का लगभग 4.187 हमारा 4.187 ट्रिलियन डॉलर का जो है आज की डेट में भारत का इकोनॉमी हो चुका है। और इस तरह से भारत जो है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। क्लियर हुआ। भारत दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था देखिएगा, दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी भारत बन चुकी है। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सबको क्लियर हो गया है, याद हो गया सबको, बोलिए एवरीवन गॉट इट, सबको एक क्लियर हो गया। अब आगे बात करें विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक यदि हम देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो हमारा आउटलुक होता है, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के माध्यम से, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होता है आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये जो हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं आईएमएफ का, तो आईएमएफ के अनुसार एक हमारा होता है इकोनॉमी वर्ल्ड, ध्यान देना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये हमारा रिपोर्ट अभी आई है, कल परसों की बात है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से समृद्धि कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है क्या, है ना, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, हिंदी हो जाएगा वैश्विक आर्थिक, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक भी कह सकते हैं, सॉरी इकोनॉमिक छूट गया ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हिंदी हो जाएगा वैश्विक या विश्व भी कह सकते हैं, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, परिदृश्य। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये जो होता है इसका 3-4 क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछती है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होता है ये है क्या। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएमएफ की प्रमुख द्विवार्षिक रिपोर्ट है, आईएमएफ की प्रमुख द्विवार्षिक एक रिपोर्ट कहलाता है। यानी साल में 2 बार प्रत्येक 6 महीना पर यह रिपोर्ट को निकाली जाती है, और यह आईएमएफ पब्लिश करता है या कह सकते हैं प्रकाशन करता है। इसका यदि हम प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आती है, इसका प्रमुख जो बाबू उद्देश्य है वह है कि हमारा निकट और मध्यम अवधि जो होती है, तो निकट और मध्यम अवधि के वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान को बताता है। निकट और क्या उसको बोल सकते हैं, अपनी भाषा में आप कह सकते हैं
मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट को बताना कि दुनिया में कौन सी देश की इकोनॉमी जो है वह कितनी समृद्ध है और क्या हो सकता है ये सारे। और ये वर्ष में जैसा कि मैं बताऊं कि इसका जो प्रकाशन होता है, अभी हमने जस्ट बताया कि इसका प्रकाशन वर्ष में 2 बार, ठीक है, तो वर्ष में 2 बार इसकी प्रकाशन की जाती है। एक जो होता है आपका अप्रैल में होता है, याद रखिएगा, और एक आपका अक्टूबर में होता है, ठीक है। एक आपका अप्रैल में होता है, एक आपका अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर में साल में 2 बार जो होती है यह पब्लिश किया जाता है, इस रिपोर्ट को निकाली जाती है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ आपका संस्करण होता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ इसका संस्करण होता है, यानी इसका एडिशनल यदि देखा जाए तो कुछ एडिशन भी होता है। इसका एडिशनल जो एडिशन होती है, इसमें आपको बता दूं आवश्यकता पड़ने पर मध्यवर्ती का मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो हो सकता है कि 6 महीना 4 महीना के पहले भी यह रिपोर्ट आपको पब्लिश किया जाए। तो मध्यवर्ती अधतम जैसे ज़्यादातर इस रिपोर्ट, जैसे भी हमारा रिपोर्ट आई जिसमें हम अभी डिस्कस कर भी रहे हैं, तभी जुलाई में आ चुका है, ठीक है। तो कह सकते हैं जैसे जुलाई जारी करता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे जुलाई जारी होता है, जारी करता है, तो जुलाई में भी जारी होता है। तो मोटा मोटी तौर पर आपको कभी कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक, और इतना तो जरूर याद रखना कि जब भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसको शॉर्ट में क्वेश्चन ज़्यादातर आती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक होता है यह जारी कौन करता है, तो सीधे इसकी जवाब हो जाएगा IMF, वर्ल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जो होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, यह इसको जारी करता है। अब थोड़ा सा इससे रिलेट आप लोग एक टॉपिक और समझ जाइए, क्योंकि इसे एग्जाम में पूछेगा। तो IMF को भी आप जानिए, ठीक है। देखो IMF का तो फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इसका शुद्ध हिंदी हुआ। इसकी स्थापना जो हुआ था यह आपका 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन जो DC आपका था, ठीक है। तो वाशिंगटन जो DC है, ये वाशिंगटन DC मतलब कह सकते हैं कि USA यानी अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना को लेकर के एक समिति बार बार पूछेगा, समिति का क्या नाम था, ठीक है। ये भी आपसे कभी कभी खूब पूछता है को समिति का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका जो समिति का जो नाम था मेरे प्यारे बच्चों, इसका समिति का बार बार ज़्यादातर देखा जाता है तो हिल्टन यंग कमीशन, हमारा भारत के RBI सुना होगा, सुना है या नहीं, आप लोग से पूछा जाता है। लेकिन इसका जो समिति नाम था वो हमारा था ब्रेटन वुड्स कमेटी या कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो नाम था ब्रेटन वुड्स समिति, और इसी के सिफारिश पर, इसकी सिफारिश जो आई थी, इसके सिफारिश पर देखिएगा, ठीक है। तो IMF और इसकी जुड़वा बहन आपका वर्ल्ड बैंक, ये दोनों की स्थापना हुआ था। और दोनों की स्थापना का डेट आपका एक ही है, वह है आपका 27 दिसंबर 1945 वाशिंगटन DC। तो ये संस्था के जो थी, ये दोनों संस्थाओं को इस समय स्थापना कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका ऐसे तो स्थापना काम करना 27 दिसंबर 1945 से हुआ। कहीं कहीं आपको स्थापित जो स्थापना की बात कीजिएगा तो हो सकता है आपको जुलाई भी आ जाए, जुलाई 1944, ठीक है।
तो ये जुलाई 1944 में समिति का अंतिम रिपोर्ट था और 27 दिसंबर 1945 को इसको पूर्ण रूप से स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब होता है कि इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय भी हमने बता दिया, ये हेड क्वार्टर हो गई। तो हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में आपका हो गया, यानी अमेरिका में हो गई। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका सदस्य पूछेगा, तो आईएमएफ के भी वर्तमान जो सदस्य की बात करें तो इसकी वर्तमान सदस्य 191 हो गए। कितने? 191, 191 जो हैं इसके वर्तमान सदस्य हो गए। और 91 जो है देश का नाम है लिंकटेस्टिन, आई थिंक पूरा याद रखिएगा। ठीक है, लिंकटेस्टिन, लिंकटेस्टिन एक देश है। तो ये 191वां जो है इसका सदस्य बना है। और ये जो लिंकटेस्टिन जो इसका सदस्य बना है, आपको ये भी मैं बता दूं कि यह पिछले साल ही देखिएगा, तो यह अक्टूबर 2024 में जो है, अक्टूबर 2024 में यह बना है, इसका सदस्य बना है। तो इस तरह से आईएमएफ के कुल सदस्यों की संख्या देखा जाए तो इसके सदस्यों की संख्या टोटल 191 हो चुका है। और जैसा कि बताया कि भारत, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इसका भारत सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य जो था वह 27 दिसंबर 1945 से भारत जो है इसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया था। या कह सकते हैं भारत जो था 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की सदस्य बन गई थी। अच्छा, ये भी पूछाएगा कि आईएमएफ के अभी प्रमुख कौन है? प्रमुख समझ में आती है ना, यानी इसके सेक्रेटरी की बात कर दिया जाए कि इसके सेक्रेटरी कौन है, तो क्रिस्टालिना है ना, नाम सुना होगा, जॉर्जिया। तो ये प्रबंध निदेशक है, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं। तो इसके जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है। तो इसके एक मुख्य कह सकते हैं प्रबंधक हैं, मुख्य प्रबंधक जो है एक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कभी कभी ज़्यादातर आप लोग को वनडे का एग्ज़ाम जो होता है ना, वनडे के एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। इसका उद्देश्य तो आप सभी जानते हैं कि उद्देश्य में एक ही है कि यदि पूरे दुनिया में किसी भी देशों का यदि आर्थिक संकुचन हो जाता है, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो वैसे परिस्थिति में जो होता है मौद्रिक, या कह सकते हैं आर्थिक हेल्प देता है, यानी मौद्रिक या कह सकते वैश्विक मौद्रिक स्थिरता, वैश्विक मौद्रिक स्थिरता आपको उपलब्ध कराने में मुख्य रूप से कह सकते हैं सहयोग आपको करती है। ठीक है, ऋण सहायता, विकास सहयोग, ऋण सहायता, विकास सहयोग, ये सभी करने में जो है इसकी मुख्य रूप से मदद करती है। तो ये आज का हम लोग 2-3 रिपोर्टों को आज देख लिए हैं। और आगे जो होगा, अब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, खासतौर पे आपके जो एग्ज़ाम होने वाली है, हो रही है एसएससी वाले बच्चों को। तब आगे की हम लोग डीपीएसपी जो पढ़ रहे थे, डीपीएसपी बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो मुझे लगता है सारे के सारे जो टर्म हैं, सारे के सारे जो टॉपिक हैं, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? तो हम आगे बात करें। तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करेंगे, आगे सेवा की बात करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब आगे हम लोग पॉलिटी भी बात करेंगे।